तरह तरह की चीजें आप देखते हैं। पानी होता है हमारे पीने के लिए, हमारे नहाने के लिए, हमारे भोजन बनाने के लिए। हवा होती है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारे प्राण जिससे चलते हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, कितनी तरह की चीजें होती हैं। सीमेंट, गारा, ईंट जिससे हम मकान बनाते हैं। स्टील, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम जिससे हम बर्तन बनाते हैं। खुद हमारा शरीर तरह तरह की चीजों से बना हुआ है। इस संसार में अगर आप कल्पना करें कितने प्रकार के पदार्थ हैं, तो आपको लगेगा कि आप गिन नहीं पाएंगे कितने प्रकार के पदार्थ हैं। लेकिन ये सारे पदार्थ, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पत्ता हो, सिर्फ 3 तरह के कणों से मिलकर के बने हैं। और ये 3 तरह के जो कण हैं, इनका नाम हम देते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होता है? प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, और इन्हीं 3 चीजों से मिल करके कैसे ये लाखों करोड़ों प्रकार के अलग अलग प्रकार के पदार्थ बन जाते हैं, ये बहुत ही रोचक विषय है। और थोड़ा सा आज इस लेक्चर में हम लोग इस विषय के बारे में बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले चलते हैं अपने इन 3 जो हमारे प्रमुख कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो है उस पर विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश कैसा? धनात्मक विद्युत आवेश। आप जानते हैं 2 तरह के आवेश होते हैं, ऋण विद्युत आवेश और धन विद्युत आवेश। प्रोटॉन पे धन विद्युत आवेश होता है, और संसार में जितने प्रोटॉन्स हैं उन सब पर एक ही जितना आवेश होता है। सभी पर धन आवेश होता है और सभी पर एक ही जितना आवेश होता है, चाहे वो प्रोटॉन कहीं का भी हो, एक ही जैसा होता है। इसी तरह उसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान भी सभी प्रोटॉन्स का एक जैसा होता है। उसी से मिलता जुलता दूसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, शून्य आवेश होता है। लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जरा सा अधिक होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज। और जितना आवेश, धन आवेश प्रोटॉन पर होता है, ठीक उतना ही लेकिन ऋण आवेश ये इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो अगर एक प्रोटॉन के आवेश और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को एक साथ मिलाते तो कुल मिलाकर के वो आवेश शून्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा, यानी लगभग 1836 गुना होता है। आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो आवेश है, जिसको हमने चार्ज लिखा है यहाँ, अंग्रेजी में आवेश को चार्ज कहते हैं, माइनस और छोटा ई। अंग्रेजी का जो अक्षर है छोटा ई, वो लिखा हुआ है। ये ई क्या है? ये ई उस आवेश के परिमाण को हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितने परिमाण का आवेश है उसको हम ई लिखते हैं, और ऋण आवेश है इसलिए हमने यहाँ पे एक माइनस का ऋण चिन्ह लगाया हुआ है। और द्रव्यमान उसका बहुत ही छोटा है, मैं उसको किलोग्राम या ग्राम में नहीं लिखना चाहता हूँ, उसको हम लोग एम यहाँ लिख रहे हैं। प्रोटॉन को देखें, इस पर आवेश हमने लिखा है प्लस ई, यानी जितना परिमाण का आवेश इलेक्ट्रॉन को उतना ही प्रोटॉन को, लेकिन धनात्मक। और इसका द्रव्यमान देखिए 1836.1 गुना m, यानी इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1836.1 गुना अधिक। और न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है, शून्य आवेश है, और उसका जो द्रव्यमान है वो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1838.7 गुना है ये, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ये अधिक है। अगर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये साथ आ जाते हैं तो उससे
उससे बनता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन का परमाणु। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जब साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो उस प्रोटॉन के दाएं बाएं इधर उधर उसके आसपास रहता है, आसपास घूमता है, और वो पूरा जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का समूह है वो हो जाता है हाइड्रोजन एटम। आप देख रहे हैं यहाँ केंद्र में एक बहुत ही छोटा सा हमने एक गोला बनाया है जो प्रोटॉन के लिए है और जिसको हम लोग नाभिक भी कहते हैं। उस परमाणु के, उस एटम के केंद्र में ये प्रोटॉन बैठा हुआ है और उसके चारों बगल एक गोले की शक्ल के अंदर में एक कुछ त्रिज्या का गोला आप समझें, उतने के अंदर में वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, वो घूम रहा है, वो विराजमान है। और आप इसमें देख रहे होंगे हमने लिखा है 1/20 Nm। अब Nm क्या है? Nm हमने लिखा है नैनोमीटर के लिए। मीटर तो आप जानते हैं, मीटर स्केल आप जानते हैं, दूरी मीटर में नापी जाती है, उसका 1 मीटर का 1000वां हिस्सा 1 मिलीमीटर होता है, वो भी आप जानते हैं। जब आप स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री में, उस स्केल के ऊपर बना होता है, 1-1 मिलीमीटर के ऊपर वो निशान बने होते हैं। एक निशान से अगले निशान तक की दूरी 1 मिलीमीटर होती है। उस 1 मिलीमीटर का भी आप 1000वां हिस्सा कर दीजिए, तब जितनी लंबाई आएगी उसको हम लोग 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। अपना जो सिर का बाल होता है, उस बाल की मोटाई लगभग 10-12 माइक्रोमीटर होती है, हम उसको देख पाते हैं। 1 माइक्रोमीटर का भी अगर आप 1000वां हिस्सा कर दीजिए तब वो कहलाता है नैनोमीटर। और ये 1/20 नैनोमीटर यानी 1 नैनोमीटर का भी 20वां हिस्सा, लगभग इतना बड़ा होता है हाइड्रोजन एटम। लगभग इतनी त्रिज्या के गोले के अंदर में वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास में घूमता फिरता रहता है। और भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है 1s इलेक्ट्रॉन। ये 1s इस क्षेत्र का, इस गोले का, ये जो जगह है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका नाम है, और हम कहते हैं 1s इलेक्ट्रॉन इसका नाम है। तो ये हुआ हाइड्रोजन का एटम। जो हाइड्रोजन है वो जानते हैं हाइड्रोजन गैस होती है साधारणतः, लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी चीज है हाइड्रोजन, क्योंकि पानी जो होता है उसके अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के पानी बनता है। पानी के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं अपने जीवन की, और उतना सारा हाइड्रोजन जो है वो पानी के अंदर होता है। जो हाइड्रोजन है वो अक्सर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 2 एटम्स एक साथ मिल करके रहते हैं। हमने एक एटम का चित्र दिखाया आपको, ऐसे 2 एटम्स एक साथ मिल करके रहते हैं, और तब हम उसको कहते हैं हाइड्रोजन का अणु। और अगर हाइड्रोजन गैस के रूप में कहीं पर है तो ये अणु ढेर सारे उसमें इधर उधर घूमते हुए आपको मिलेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बनाया हाइड्रोजन का परमाणु। अगर 2 प्रोटॉन हो, 2 प्रोटॉन एक साथ ले आए तो फिर कुछ और बनेगा। और 2 प्रोटॉन अकेले एक साथ कभी मिल नहीं पाते हैं, मिलकर के रह नहीं पाते हैं, उनके साथ में कम से कम एक न्यूट्रॉन और चाहिए होता है। तो अगर आप एक प्रोटॉन के साथ में एक और प्रोटॉन ले लें और एक न्यूट्रॉन भी लें तो वो बनता है, जिसको हम कहते हैं एक नाभिक बनता है, हीलियम का नाभिक। लेकिन वो हीलियम का नाभिक जो हम 2 प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन से बना रहे हैं, बनता तो है, लेकिन जो प्रकृति में हमारे पास हीलियम है, जो बना हुआ प्रकृति में हमारे पास हीलियम है, उसमें 2 प्रोटॉन्स के साथ में 2 न्यूट्रॉन्स मिला करके हीलियम बनाते हैं। तो क्या है कि प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है तो हम उसको हीलियम कहते हैं। 1 न्यूट्रॉन हो तो भी हीलियम कहते हैं, और 2 न्यूट्रॉन हो तो भी हीलियम कहते हैं। ज्यादातर हीलियम जो हमारे पास में है, ज्यादातर वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन वाला हीलियम है। तो ऐसा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उतने ही जितने की प्रोटॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स
प्रोटॉन्स और ये 2 न्यूट्रॉन्स, ये सब मिलकर के बनाएंगे हीलियम का परमाणु, हीलियम का एटम। हमने फिर एक छोटा सा केंद्र में एक डाला हुआ है जो कि नाभिक को दिखा रहा है। इस नाभिक के अंदर क्या है? इस नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, या 1 न्यूट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन साधारणतः 2 न्यूट्रॉन्स हैं। और उसके चारों बगल फिर से हमने एक गोलाकार क्षेत्र बना रखा है, और वैसा ही जैसा कि हाइड्रोजन के समय था, उससे थोड़ा छोटा है ये। और इस गोलाकार जो जगह है इसको हम फिर से 1s ही कहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन इसी गोलाकार क्षेत्र के अंदर में इस नाभिक के अगल बगल आजू बाजू दाएं बाएं घूमते फिरते रहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही 1s इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ही इस प्रोटॉन के चारों बगल इस गोले के अंदर में रहते हैं, बीच में न्यूक्लियस और अगल बगल ये इलेक्ट्रॉन। तो ये है हीलियम का एटम, हीलियम का परमाणु। हीलियम के परमाणु एक दूसरे के साथ मिल करके हाइड्रोजन की तरह जोड़े बना करके नहीं रहते। अगर हीलियम गैस आप कहीं पर देखेंगे तो उसमें ये परमाणु ही अलग अलग इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 2 प्रोटॉन्स के बाद 3 प्रोटॉन्स में आते हैं। 3 प्रोटॉन्स के साथ भी हमें कुछ न्यूट्रॉन्स मिलाएंगे, तभी वो मिल करके एक साथ रह पाएंगे। साधारणतः 3 प्रोटॉन्स के साथ 4 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, तब बनता है एक नाभिक, जिसको हम कहते हैं लिथियम का नाभिक। लिथियम का नाम सुना होगा आपने, जो मोबाइल फोन होते हैं उसमें जो बैटरी लगी रहती है, उस बैटरी को आप निकाल करके अगर देखें तो अक्सर आपको उस पर कहीं Li लिखा हुआ मिल जाएगा। लिथियम आयन बैटरी कहते हैं उसको, लिथियम का प्रयोग होता है उस बैटरी के बनाने में। तो जो लिथियम है वो कैसे बनता है? 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स 1-2 कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रोटॉन्स 4 न्यूट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ताकि कुल आवेश परमाणु पर 0 होता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के आसपास कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं? ये देखिए, हमने यहां पर केंद्र में वैसा ही नाभिक बनाया है छोटा सा, उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, साधारणतः 4 न्यूट्रॉन्स हैं उसके अंदर में, और उसके बाहर आप देखो 2 गोले बने हुए हैं। एक छोटा गोला बना हुआ है और एक उससे बड़ा गोला बना हुआ है। जो छोटा गोला है उसको हम 1s ऐसा कहते हैं, और जो बड़ा वाला गोला है उसको हम 2s ऐसा कहते हैं। जो लिथियम के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस छोटे वाले गोले के अंदर घूमते फिरते रहते हैं, उसको हम 1s इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 1s वाले गोले में है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन वो उस गोले में नहीं है। 1s के गोले में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन एक उससे बड़े गोले में रहता है, वो भी उस नाभिक के आसपास, उस नाभिक के दाएं बाएं आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूरी पर घूम रहा है। ये जो क्षेत्र है बड़ा वाला गोला, इसको हम 2s कहते हैं, और इस 2s वाले गोले के अंदर में तीसरा इलेक्ट्रॉन घूमता है। नाभिक के बाहर 1s गोला, 1s गोले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाहर एक और गोला 2s का गोला, उसके अंदर में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा मिलकर के बनता है लिथियम का एक एटम। और आगे बढ़ते हैं, 3 प्रोटॉन वाला कर लिया हमने, अब 4 प्रोटॉन वाला करें। 4 प्रोटॉन्स अगर होंगे तो उसके साथ में 5 न्यूट्रॉन्स मिलाना पड़ेगा, और तब मिलकर के बनेगा एक नाभिक, जिसको हम लोग कहेंगे बेरिलियम का नाभिक। और चूंकि 4 प्रोटॉन्स होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो आप देखिए, फिर से हमने इसके लिए एक चित्र बना रखा है। आप देख रहे हैं नाभिक है और वही 2 गोले हैं, एक 1s का गोला है और एक 2s का गोला है। 1s के गोले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s के गोले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो
कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसा बना बेरिलियम का परमाणु। तो क्या देख रहे हैं आप, एक एक प्रोटॉन में बढ़ाता जा रहा हूं और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जा रहा हूं और नए नए किस्म की चीजें मिलती जा रही हैं। उसके और आगे बढ़े 5 प्रोटॉन्स वाले, उसको कहते हैं हम बोरोन। 5 होंगे उसके अंदर में प्रोटॉन्स, और 5 प्रोटॉन्स होंगे तो उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी जरूर होंगे। साधारणतः 6 न्यूट्रॉन्स उसके अंदर में आप पाएंगे। 5 न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 6 न्यूट्रॉन्स आप पाएंगे। और अगर इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं तो फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे रहेंगे अपने नाभिक के आसपास में? इस बार आपका चित्र अलग किस्म का दिख रहा है। एक 2 गोले तो आप देख ही रहे हैं, 1s का गोला और 2s का गोला। 2 इलेक्ट्रॉन 1s के गोले में और 2 इलेक्ट्रॉन 2s के गोले में। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमने किनारे किनारे में कुछ डमरू के आकार की आकृति बनाई हुई है, जो केंद्र पर उसका कोना है और दोनों तरफ फूले हुए उसके लोब्स हैं। ऐसा डमरू के प्रकार की आकृति बनाई हुई है। हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन इस डमरू के आकार वाले क्षेत्र के अंदर में नाभिक के आसपास में घूमता फिरता रहता है। और ये जो डमरू के आकार वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग 2p ऐसा नाम देते हैं। तो हमने 3 प्रकार के क्षेत्र आपको बताए नाभिक के चारों बगल। एक 1s गोलाकार, 2s भी गोलाकार लेकिन उसका व्यास अधिक, उसकी त्रिज्या अधिक, और उसके बाद 2p जिसका आकार गोलाकार नहीं है, जिसका आकार एक डमरू की भांति है। हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन बोरोन का ये इस 2p वाले क्षेत्र के अंदर में रहता है। हम कहते हैं कि बोरोन में 2 1s इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2s इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक 2p इलेक्ट्रॉन है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते थे? सिर्फ 2। तीसरे को कोई और क्षेत्र चाहिए। 2s में कितने रह सकते थे? सिर्फ 2। उसके बाद कोई और क्षेत्र चाहिए और उसका अगला क्षेत्र 2p है। इस 2p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अभी 1 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन के समय में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 2p के अंदर में होती है। जब हम और आगे बढ़ाते जाएंगे, अभी हमने 5 प्रोटॉन वाले तत्व बोरोन की बात की है, 6 प्रोटॉन वाला कार्बन होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद 7 प्रोटॉन वाला नाइट्रोजन होता है, उसमें 7 प्रोटॉन्स होते हैं, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। उसके बाद 8 प्रोटॉन वाला ऑक्सीजन होता है, जिसमें 8 प्रोटॉन्स के साथ में न्यूट्रॉन्स भी होंगे, 8 न्यूट्रॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 9 प्रोटॉन वाला फ्लोरीन कहलाता है। घातक है बहुत बार हमारे लिए। पानी में अगर फ्लोरीन अधिक हो जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी मात्रा में बहुत अच्छा है। टूथपेस्ट में आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट, फ्लोराइड्स के आते हैं, उसमें ये फ्लोरीन होते हैं, हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है। 10 प्रोटॉन वाला नियोन कहलाता है। तो साइन बोर्ड देखते होंगे बाजारों के अंदर में, हरे हरे खूब बढ़िया चमकते चमकते, जो उसमें ट्यूबलाइट जैसी जलती रहती है और उससे अक्षर बना बना करके एडवर्टीजमेंट करते हैं या साइन बोर्ड्स बनाते हैं, उसमें नियोन का इस्तेमाल करते हैं, नियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इस 2p के अंदर में समाते जाएंगे नियोन तक में, जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या 10 हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 हो गई है, वो सब इतने के अंदर में अट जाएंगे। इसके आगे अगर आप बढ़ें 11 प्रोटॉन्स की बात करें, तो 11 प्रोटॉन्स वाला जो पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं सोडियम। ये भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोडियम, जब हम नमक खाते हैं उसमें सोडियम और क्लोरीन होता है। सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन्स हैं तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। 10 तो अट जाएंगे 1s 2s 2p के अंदर में। 11वें को एक नया क्षेत्र चाहिए और वो नया क्षेत्र होगा 3s। कैसा होगा 3s? गोलाकार। जितने s वाले होते हैं वो सब गोलाकार। 1s की त्रिज्या कम, 2s की त्रिज्या उससे अधिक, 3s की त्रिज्या उससे भी अधिक। तो 11वां इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा। उसके आगे बढ़िएगा सोडियम के आगे
तो मैग्नीशियम मिलेगा 12 प्रोटॉन्स वाला और 12 इलेक्ट्रॉन्स वाला, वो भी इस 3s के अंदर में 12वां इलेक्ट्रॉन भी अट जाएगा। लेकिन वहां से अगर आप बढ़ेंगे आगे 13 प्रोटॉन्स में जाएंगे तब आपको मिलेगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के परमाणु में 13 प्रोटॉन्स होंगे, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ताकि कुल आवेश परमाणु पर 0 होता है। 12 तो अट गए, अब ये 13वां कहां जाएगा? तो 13वें के लिए फिर से आपको 3p बनाना पड़ेगा। जैसे 2s के बाद 2p बनाया था, वैसे ही 3s के बाद 3p बनाएंगे। 3p की शक्ल कैसे होगी? 3p का जो क्षेत्र है उसकी भी शक्ल डमरू के ही आकार की होगी और वो नाभिक से थोड़ा और दूर होगा। डमरू के जो 2 गोल हैं वो दोनों गोल लोब्स जिसको कहते हैं हम, वो 2p में जितनी दूरी पर होंगे 3p में उससे थोड़ी और दूरी पर होंगे। इस 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं। तो आप एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। एल्यूमिनियम के बाद जब जाएंगे आप तो आपको सिलिकॉन मिलेगा। जितने हमारे कंप्यूटर्स वगैरह सब बनते हैं उसमें सिलिकॉन का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन मिलेगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, सिलिकॉन से बढ़ते बढ़ते एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन बढ़ाते जाएंगे तो 3p पूरा भरेगा। उस समय में आपको आर्गॉन बनेगा, उसमें टोटल 18 प्रोटॉन्स होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस न्यूट्रॉन जितने होने हैं उतने होंगे। अब हम आपको दिखाएंगे इन सारे हाइड्रोजन से लेकर के आर्गन तक के इन सारे तत्वों को एक साथ किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे 1s 2s 2p 3s और 3p में सजे हुए हैं, घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं, हमने पहले इसके टेबल के जो शीर्षक है उनको देख लीजिए। Z लिखते हैं, कैपिटल Z लिखते हैं प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है उसको बताने के लिए। उसके बाद है नेम, नाम है उस तत्व का, उस पदार्थ का। फिर सिंबल, हर तत्व के लिए केमिस्ट्री में एक छोटे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक छोटे 1 या 2 अक्षर के लिए के संकेत बनाते हैं उसके लिए, तो वो सिंबल है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स किस किस क्षेत्रों में रह सकते हैं उनके नाम लिखे हैं। 1s गोलाकार क्षेत्र नाभिक के चारों ओर, 2s ये भी गोलाकार क्षेत्र बड़ा, उसके बाद 2p डमरू के आकार का, फिर 3s गोलाकार, फिर 3p डमरू के आकार का, आगे 4s उसमें हम जाएंगे नहीं लेकिन उसके आगे भी 4s होते हैं। फिर एक होता है 3d, फिर होता है 4p, हम वहां तक जाएंगे नहीं, हम सिर्फ 3p तक ही रहेंगे। हम 18 तत्वों का इस लेक्चर के अंदर में वर्णन कर रहे हैं। तो आप देखिए एक एक शुरू हो जाइए। पहला Z बराबर 1, यानी एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन्स होंगे तो उसकी हम चर्चा इस टेबल में नहीं कर रहे हैं, इस सारणी में नहीं कर रहे हैं। ये है हाइड्रोजन सिंबल H, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो 1s के क्षेत्र में होगा। उसके नीचे देखिए आप हीलियम है, Z बराबर 2 है, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1s में हैं। उसके नीचे लिथियम है, 3 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 1s में और तीसरा 2s में, क्योंकि 1s भर गया उसके अंदर 2 ही हो सकते हैं तो अगला 2s में गया। उसके आगे वाला बेरिलियम है, बेरिलियम का संकेत है Be, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि 4 प्रोटॉन्स हैं और 1s में 2, 2s में 2, दोनों भर गए। अगला बोरोन में 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 1s में, 2 2s में और 5वां 2p में, क्योंकि 2s भर चुका है, याद रखिएगा 2p में 6 की जगह होती है। उसके बाद कार्बन 2p में एक और आ गया, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2, ये कार्बन हो गए, कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स। उसके आगे बढ़े तो नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3। उसके बाद है ऑक्सीजन, हमारी प्राणवायु जिससे हमारा सारा शरीर का संचालन होता है। इस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं और
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में और 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p में। उसके आगे बढ़े, फ्लोरीन 9 प्रोटॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और कैसे बटेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स? 2 जाएंगे 1s में, 2 जाएंगे 2s में, और बाकी 5 जाएंगे 2p में। और उसके बाद नियोन है, 10 प्रोटॉन्स हैं इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6। याद रखिए 2p में 6 की ही जगह होती है, भर गया, 2p भी भर गया। तो उसके आगे भी देखते हैं 10 के बाद वाले, Z बराबर 11, यानी प्रोटॉन्स की संख्या 11, सोडियम कहते हैं। 11 प्रोटॉन्स और इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन्स। 11 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 1s में, 2 2s में, 6 2p में और 11वां ये 3s में। इसके बाद 12 नंबर पे देखें, Z बराबर 12 पर मैग्नीशियम है, संकेत है उसका Mg, और 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। सभी s में 1s हो या 2s हो या 3s हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह होती है। ऐसा मत सोचिएगा कि 3s का गोला बड़ा है तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं। इसी तरह जितने p होंगे उनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स अट सकते हैं। तो एल्यूमिनियम को देखिए फिर 13, Z बराबर 13, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटेंगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, यहाँ तक 12 हो गए, और 13वें को जाना पड़ेगा 3p में, और फिर 3p में 6 की जगह होती है, 3p में एक एक और बढ़ता जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, 14 प्रोटॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 2। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, हमारे हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है फास्फोरस। फास्फोरस 15 प्रोटॉन्स हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s तक सब कुछ भरा हुआ है, और 3p में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर आता है सल्फर, गंधक, 16 प्रोटॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, यहाँ तक सब भरे हुए हैं, और 3p में 4। फिर आता है क्लोरीन, क्लोरीन 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, फिर वैसे ही 1s में 2 पूरा भर गया, 2s में 2 भर गया, 2p में 6 भर गया, 3s में 2 भर गया, और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 18वां आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स, पूरे 1s 2s 2p 3s और 3p सब कुछ भरा हुआ। आर्गन तक की मैंने आपको ये सब परिचय कराया, बहुत है आगे, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ाते चलिए। लोहा, आयरन जिसको कहते हैं, 26 प्रोटॉन्स होते हैं उसके अंदर में, सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, यूरेनियम है, बहुत सारे तत्व हैं आगे। ये जो 3p तक मैंने आपको बताया, इसके बाद भी अलग अलग किस्म के क्षेत्र हैं नाभिक के चारों ओर। 3d एक क्षेत्र है, d वाला भी क्षेत्र होता है, उसका भी आकार कुछ अलग किस्म का होता है। इसी तरह से फिर 4s 4p 4d 4f भी होता है, 5f भी होता है, s p d f तरह तरह के आकार के क्षेत्र होते हैं। मैंने आपको केवल p तक बताया है, और तत्व जो बताए हैं वो 3p तक बताए हैं। याद रखिएगा, मैंने प्रोटॉन्स की संख्या बताई है, नाभिक में प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। इस सारणी में मैंने न्यूट्रॉन नहीं बताया है, क्योंकि तत्व का नाम प्रोटॉन की संख्या से ही निर्धारित होता है। न्यूट्रॉन एक अधिक एक कम हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स ही तत्व को निर्धारित करते हैं।